मेरा नाम मरियम है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं अपने होश को बैठी थी। यानी इतनी देर से जिस कमाई का खाना मैं अपने हलक में उतार रही थी वह ऐसा था कि अगर मुझे पहले ही दिन में पता होता तो अपना घर छोड़ देती। हमारा घराना गरीब ज़रूर था लेकिन हमने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। मेरी माँ इस बात पर सख्ती से अमल करती थी कि अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ तो हमने कभी भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। मेरी दो बहनें और एक भाई थे। पापा की सारी उम्मीदें भाई से बंधी हुई थी। भाई ने भी उन्हें कभी दुख नहीं दिया था, हमेशा वही काम किया था जो बाबा को पसंद के मुताबिक होता था। मैं सबसे बड़ी थी, बाकी दोनों छोटे थे। पैसे की कमी थी लेकिन बाबा का कहना था कि जितना हक बेटा को मिले उतना ही बेटियों को मिलना चाहिए। और मैं और भाई दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाते थे। बाकी भाई बहन स्कूल में थे। एक रोज़ मैं अपनी क्लास में बैठी नोट्स बना रही थी। एक लड़का मेरे पास आया, मरियम आपको भाई बुला रहा है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, मेरा भाई मुझे क्यों बुला रहा है? आज तो यूनिवर्सिटी भी नहीं आया। मैंने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्या मन मुझे क्यों बुला रहा है? खैरियत है? मैं अभी नोट्स बना रही हूँ, अभी नहीं आ सकती। मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगी। मैं नहीं जानती थी कि वह झूठ क्यों बोल रहा है, जबकि अमन सुबह से ही बाबा के साथ गया था। फिर उस लड़के ने कहा, नहीं वह अभी अभी यूनिवर्सिटी आया है। वैसे तो आप उसकी बहन हैं लेकिन आपको अपने भाई का भी नहीं पता। अमन यूनिवर्सिटी आया और अभी आपको बुला रहा है, वे सब कुछ कह रहा है। और ये सब कुछ कहकर वहाँ से चला गया था। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और भागती हुई जगह पर पहुंची। सामने वाकई वे बाइक के साथ एक टेक लगाकर खड़ा था। क्या हुआ? सब कुछ खैरियत है? तुम तो सुबह काम से गए थे और इतनी जल्दी वापस आ गए। मैंने परेशानी से उससे पूछा क्योंकि मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मेरा छठा सेंस मुझे बार बार गलत होने का इशारा दे रहा था। हाँ हाँ, सब ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ से गुजर रहा था कि सोचा तुम्हें भी घर पर लेकर चला जाऊँ। ये कहकर उसने बाइक पर टांग मारी और मुझे बैठने का इशारा किया। उसकी रंगत भी उजड़ी हुई थी। वह लाख नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था मगर इस कोशिश में वह हल्कान होता जा रहा था। मैं चुप कर बैठ गई थी। इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? और ये बाइक किसकी है? मैंने उससे कहा। फिर उसने मुझे बताया, बाबा का बुलावा आ गया था, हेड ऑफिस से वापस आना पड़ा और ये बाइक मेरे दोस्त की है। मुझे तसल्ली से जवाब देकर वह दोबारा मोटरसाइकिल चलाने लगा। मैं भी बहुत सुकून से हो गई थी। मेरे बाबा एक दफ्तर में एक तरह की वापसी अक्सर हो जाया करते थे, लेकिन जब मैं घर पर पहुंची तो इस तरह की वापसी पहले कभी नहीं लौटे थे, जिस तरह चार कंधों पर लौटे थे। मेरे बाबा को रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया था, जो मौत को मेरे बाबा के करीब ला गया था। मैं हैरत से माँ और बहनों को रोते हुए देख रही थी। मुड़कर जब एक नज़र भाई को देखा तो वह भी अपनी सुर्ख होती हुई आंखें झुका दे। मैं शायद सारी उम्र वैसे ही खड़ी रहती अगर मोहल्ले की एक औरत मुझे पकड़कर न बैठाती। आप यकीन मानिए, दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुख हो गए लेकिन माँ बाप के जाने के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। जब बाबा का जनाजा उठाया जाने लगा तो वहाँ पर एक कयामत आ गई थी। माँ तो बेहोश हो चुकी थी और हम बहनों पर बहुत बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। वक्त की भी यही अच्छी बात है कि वह रुकता नहीं है। तो वक्त नहीं रुका और एकदम से उड़कर हमारी सारी खुशियों को दबोच कर ले गया था। बाबा के साथ वह हर पर सिपारे पड़ रहे थे। जो एक रिश्तेदार खातून ने वहाँ बैठे बैठे अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए डाला। हम सब हक्का बक्का उस औरत को देख रहे थे कि भला ऐसे मौके पर कौन ऐसी बातें करता है। बाप को गए हुए अभी 7 दिन भी नहीं हुए थे और वह रिश्ता आए बैठी हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं उनकी तरफ गई और उनसे कहा, चली जाइए यहाँ से। शादी ब्याह जो भी करना है अपने बच्चों का जाकर किसी से भी कर लीजिए। यहाँ पर शादी की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उस औरत को भर भर कर सुनाया। मैं जानती थी कि मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही हूँ लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। यूं ही औरत तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाते हुए वहाँ से होती हुई निकल गई थी। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, बल्कि कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारा है और पूरे खानदान में मेरी बुराई का सिलसिला शुरू हो गया। वह औरत घर में जाकर यही कहती थी कि अरे मैंने तो रिश्ता ढाला था, सोचा यतीम बच्ची है, कौन बिहाने आएगा।
लेकिन मुझे क्या पता था बेइज्जत कर लेगी। वह पढ़ी लिखी, पूरे ख़ानदान में मेरे खिलाफ़ तरह तरह की बातें मशहूर हो चुकी थी। मैं सब लोगों से पूछना चाहती थी कि मेरा कहना तो बुरा लगा है, क्या उनका उस वक्त ऐसी बातें करना ठीक था। चलो हमदर्दी में कर ली, मान लिया। और जो रिश्ता लेकर आई थी इकलौते बेटे का, क्या किसी को नहीं पता कि 35 साल का एक मर्द था जो बच्चों की तरह बातें करता था, दिमागी तौर पर बीमार था। भला ऐसी हमदर्दी वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो मेरी बात का जवाब देता। लेकिन इससे एक काम ज़रूर हुआ था, मैं पूरे ख़ानदान में बदनाम हो गई थी। मेरे किरदार के अलावा मेरी बहन पर भी सवाल उठने लगे थे। यहाँ तक कि उसने इस कदर आग लगाई कि किसी रिश्तेदार ने हमारे घर में आना छोड़ दिया। हम ऐसे हालात में थे, हमें उन सब की ज़रूरत थी, लेकिन एक परेशानी हमारे पीछे हज़ार परेशानी को खींच ले आई थी। हमारे साथ भी यही हुआ था। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था, और अब पढ़कर क्या करते। हम सबको पढ़ाना तो बाबा का ख्वाब था, जब वह ही नहीं रहे तो कैसे ख्वाब। भाई आधा दिन यूनिवर्सिटी जाता और बाकी का आधा दिन एक वर्कशॉप पर लगा देता। मैंने घर पर एक छोटा सा पार्लर खोल लिया था, जिसमें मेरी एक सहेली ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे और तमाम सामान खरीद कर दे गई थी। बहनों को मैं कुछ भी नहीं करने देती थी, वह सिर्फ पढ़ाई करती थी। क्या हुआ अगर मैंने खुद अपने ख्वाब अधूरे छोड़ दिए, लेकिन मैं अपनी बहन का ख्वाब नहीं टूटने देती थी। माँ भी कुरैशी का काम कर लेती थी। भाई उनके बनाए हुए डिज़ाइन एक दुकान पर दिखा कर आया तो उन्होंने माँ को बच्चे की फ़्रॉक का ऑर्डर दे दिया। मुझसे छोटी बहन बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी और मेरा पार्लर भी ठीक चल रहा था। दिन में एक औरत तो आ ही जाती थी। बाबा जब थे उस वक्त कमाने की फिक्र नहीं थी। हम जानते थे कि कम या ज़्यादा जितना भी है बाबा हमारे लिए कमा कर लाएंगे। लेकिन उनके जाने के बाद हमारे सर पर मुसीबत गिर गई थी। हम सब मिलकर इतने कमाने वाले थे, मगर पैसे में बरकत नहीं थी। कुछ अच्छा पका लेते तो खाने का दिल नहीं करता। बाबा याद आ जाया करते थे और सब बेदिली से खाना हलक से नीचे उतारते थे। ऐसे ही दिन बीते चले गए। माँ को फिर मेरी फिक्र होने लगी, क्योंकि उस औरत को बदनाम करने पर मेरा एक भी रिश्ता नहीं आता था। अब ख़ानदान में कोई भी मेरे लिए रिश्ता नहीं भेजता था। अक्सर माँ जब सब कुछ पिछला याद करती थी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट देती थी। कहती थी कि क्या ज़रूरत थी बोलने की, तुझे अगर उस दिन तो चुप हो जाती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने को मिलता। क्या ज़रूरत थी बिना वजह ज़ुबान चलाने की। मैं चुप हो जाती। उस वक्त हद से हद उस पागल लड़के से मेरी शादी हो जाती, मेरा परिवार तो ठीक रहता। देखते ही देखते सारा टाइम ख़त्म हो गया और हम पर मुसीबतों का सिलसिला जारी था। जब मैंने देख लिया कि हमारी परेशानी कुछ कम हो गई है, तभी एक दूसरी परेशानी बम की तरह मेरे सिर पर आकर गिरी। मेरी छोटी बहन का रिश्ता अपने बचपन में ही बुआ के बेटे से तय करके रखा था। मेरी बहन और उनका बेटा हम उम्र थे। उस दिन इतवार था और हम सब घर में मौजूद थे। ये पहली बार था कि बाबा की वफ़ात के बाद कोई हमारे घर में आया हो, इसलिए माँ की हिदायत बहुत ज़्यादा हो गई। मरियम चाँद बना कर लिया, अमन तू ये लिया, वो आमना फूफी के लिए शरबत लिया। बस सुबह से ही माँ की यही बातें चल रही थी। माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। चलो किसी को तो हमें याद है, लेकिन बुआ तो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा रही थी। सारा नाश्ता ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि उनके मिजाज ही नहीं मिलते थे। देखो भाई रशीदा, जब जिंदा थे तब के मामले कुछ अलग है, लेकिन उनके जाते ही सारे पर्दे खुल गए हैं। ये कहते हुए फूफी ने मुझे देखा, फिर दोबारा से अपनी बात जारी रखी। मैंने तो भाई की मोहब्बत में आकर मिली थी। मुझे क्या था कि ये लड़कियां मुंह फाड़ होंगी। पूरे कमरे में खामोशी थी। क्या कह रही हो शाइस्ता? क्या कर दिया मेरी बेटी ने? उनका दिल भी कुछ धड़कना भूल गया था। फिर उन्होंने कहा, तुम तो ऐसी बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी बेटी ने उस दिन जो बातें उस औरत को सुनाई, वे कोई अच्छे घर की लड़कियों के काम नहीं होते। चलो मान लो उस बंदी में तुम लोगों पर तरस खाकर रिश्ता भेज दिया था, तो तुम्हारी बेटी को बोलने की क्या ज़रूरत थी? उससे ज़बान चलाने की क्या ज़रूरत थी? फूफी बोतल की तरह धीरे धीरे अपना गुस्सा बाहर निकाल रही थी। शाइस्ता बच्ची है, बाप के जाने का दुख तो तुम्हें भी पता है। ज़बान चल गई होगी, लेकिन सारे ख़ानदान वाले तो बड़े हैं ना, समझदार हैं ना, तो वही बड़प्पन दिखाकर माफ़ कर दे। जब से मेरे पति की मैयत हुई है, कोई भी हमारे घर पर नहीं आया है। हमारे दिल पर क्या बीती होगी। तुम भी तो आज आई हो, आ जाती और दिलासा दे देती, लेकिन नहीं, हमें तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर दिया। और रही बात मेरी बेटी की, तुमने मेरी बेटी की ज़ुबान तो याद रखी, लेकिन उस औरत के पागल बेटे को भी देख लेती जो मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई थी। माँ ने आज फूफी को भर भर के सुना दी और अपनी बेटी का ही साथ दिया। शायद बहुत दिनों से भरा हुआ लावा था जो अचानक से बाहर निकला था।
जो भी है, बड़ी बहन जब ऐसी है तो छोटी भी कम नहीं होगी। वैसे भी मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया है। जल्द ही उसकी मंगनी कर दूंगी, फिर ससुराल से दुबई भिजवा दूंगी। तुम्हारी बेटी से शादी कराऊंगी तो सारा खानदान में नाक कट जाएगी। ये बातें सुनकर मेरा दिल फट गया था। मेरा क्या हुआ मेरी बहन के सामने आ रहा है। मेरा दिल बार बार मुझसे यही कह रहा था कि उस टाइम अगर मैं चुप रह जाती तो आज मेरे सामने सब कुछ नहीं आता। उसी ने हमें बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई और कहा कि अच्छा हुआ मुझे तुम्हारी बेटियों के लक्षण का पता चल गया, वरना मैं तो बर्बाद हो जाती। अब मेरे बेटे की शादी एक खूबसूरत लड़की से होने वाली है। इतना सुनने के बाद माँ ने कहा, ऊपर वाला तुम्हारी औलाद को ठीक रखे और जो मेरे साथ हुआ है और मेरी बेटियों के साथ हुआ है वह तुम्हारे सामने ना आए। और अमन से कहने लगी कि जाओ अपनी बुआ को घर पर छोड़कर आ जाओ। बुआ के घर से जाने के बाद मैं आमना के पास जाती हूँ। मैं भी डर रही थी, लेकिन तभी आमना मेरे पास आई और कहने लगी, अब क्या आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे नसीब में लिखा है वही होगा और क्या पता मेरे लिए यही बेहतर हो। आपने बिल्कुल ठीक किया था। अगर आप ऐसा नहीं करती तो हमें ख़ानदान वालों की सच्चाई का कैसे पता चलता, औरत की सच्चाई का कैसे पता चलता। अगर मैं शादी के बाद इस औरत के घर चली जाती तो क्या पता थी कि मुझे बाद में छोड़ देती। आमना की ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आया था। इतने में माँ भी वहाँ पर आ गई और उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैं शुरू से ही तुम्हें गलत मान रही थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया था। ये दुनिया ऐसी ही है। इतना कहकर मैं और माँ और आमना तीनों चिपट कर रोने लगे। धीरे धीरे कर टाइम गुजरता चला गया और अब ना ही हमने किसी से ताल्लुक़ रखा था और ना ही कोई हमारे घर पर आता था। एक रोज़ मेरे लिए एक रिश्ता आया, बहुत अच्छा ख़ानदान था, लड़का बाहर रहता था। मेरी माँ को रिश्ता मेरे लिए बहुत पसंद आया था और मेरी मंगनी करा दी गई थी। मंगनी के बाद लड़के ने एक दो बार मुझसे बातचीत करने की कोशिश की थी, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि घर में बहन है, वह क्या समझेगी। तो मैंने इनकार कर दिया कि शादी से पहले मैं बातचीत नहीं कर सकती हूँ। माँ सबसे ज़्यादा खुश थी, बैठे बैठे कहने लगी थी, देखा मेरी मरियम का कैसा रिश्ता आया है। जो ख़ानदान वाले मेरी बेटी को मुंह भर भर कर गालियाँ देते थे, अब उन्हें पता चलेगा कि मेरी मरियम कितनी ख़ास है। उसके लिए एक ऐसा रिश्ता आया है जो बहुत ही अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और लड़का बाहर के देश में रहता है और बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली है। उसकी ननद भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी सास से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दिन भर मरियम की तारीफ़ ही करती रहती है। मेरी मरियम खुश रहेगी और इन ख़ानदान वालों को तो जब आग लगेगी जब मेरी मरियम की शादी बड़े धूमधाम से होगी। मैं माँ की बात पर मुस्कुरा दी थी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर आमना के लिए दुख होता था, जिसका इजहार मैंने माँ से किया तो उन्होंने मुझे चुप करवा। मरियम तुम्हारी शादी यहाँ पर हो जाए तो देखना आमना के भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मेरे भाई ने तो शादी करने से साफ मना कर दिया था। वो ये कहता था कि जब तक मैं अपनी दोनों बहनों की शादी नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शादी नहीं करूँगा। ये बातें सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी। मेरा मंगेतर मुल्क से बाहर था तो नंद और सास ने ही मेरा सारा काम किया और मेरी मंगनी के बाद मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी थी। सब कुछ इतना अच्छा और महंगा था कि हम सब सपने में नहीं सोच सकते थे। इसके अलावा गोल्ड की ज्वेलरी भी थी। हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। माँ तो जल्दी से मेरी शादी करना चाहती थी। बस 2-3 महीने बाद मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई थी। शादी की तैयारियों में वक्त का पता ही नहीं चला। माँ मुझे बस बार बार यही तसल्ली देती कि ससुराल में बहुत सोच समझ कर रहना पड़ता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है और कभी कभी कुछ बातें बर्दाश्त की करनी पड़ती है। माँ की ये बातें आमना को भी सुनने को मिलती थी। बस अब माँ की तो यही ख्वाहिश थी मैं अपनी ससुराल में जाकर खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। फिर आखिर वह दिन भी आ गया जब मुझे इस घर से रुखसत होना था। मेरी सास और मेरी ननद ने दहेज लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनके घर पे सब कुछ है, मगर भाई ने फिर भी जितना हो सका उतना मेरे लिए किया। शादी के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। मेरा सारा बचपन मेरी आंखों के सामने आने लगा। कैसे माँ के पास खेलती थी, पापा के कंधे पर बैठकर पूरे घर की सवारी करती थी और आज ना तो मेरा बचपन बाकी रहा और ना ही बाबा। ये सोचकर मेरा दिल तड़प रहा था कि काश बाबा मेरे साथ होते। सादिक बाहर से शादी के 2 दिन पहले आए थे। मैंने जैसा सोचा था वे वैसे ही थे, बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत और मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले थे। मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी हो गई थी और सबसे अच्छी बात मेरी शादी के 2 दिन बाद ही आमना के लिए रिश्ता आ गया। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, ऐसे जैसे कि ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मेरी मुट्ठी में कैद हो गई हो। सादिक मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। वह भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी।
माँ बहाने बहाने से पूछती कि अपने घर में खुश तो होना, और मैं सर झुकाकर एक बात बता देती थी। मेरी शादी का पहला महीना बहुत खूबसूरत गुजरा। 1 माह बाद मैंने सादिक से पूछा कि आपकी छुट्टियाँ कब खत्म होगी। मेरी बात पर वे मुस्कुरा दिए। नहीं, बस अब मैंने बाहर नहीं जाना है, यहीं पर करूँगा जो काम करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई कि जो पति के जाने का दर्द था वह भी ख़त्म हो गया था। मेरी ननंद बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे अक्सर तोहफे भी लाकर देती थी, उसे रोज़ तनख्वाह मिलती थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती थी कि इतने पैसे रोज़ कैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये मेरा मसला नहीं था। मैं अच्छा खा पी रही थी, घर वालों की मदद कर रही थी, मेरा पति मेरे पास था, मुझे और क्या चाहिए। ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद मेरी ननंद के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। सब लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। लड़का अलग जगह पर रहता था। लड़के के पाकिस्तान आने पर मंगनी और शादी रखी गई थी। लड़के के आने में भी 1 साल था। पहले 6 महीने तो बहुत अच्छे से गुजर गए, लेकिन शायद मुझे अपने पति पर शक होने लगा। वे सारा दिन घर पर ही होते थे, ना कहीं पर कारोबार शुरू किया था और ना ही उन्हें वापसी बाहर मुल्क में जाना था। वे सुबह तैयार होकर निकल जाते और रात को दोस्तों के साथ वापसी होते। घर का पूरा खर्च नंद के पैसों से चल रहा था। वही मुझे खर्च के पैसे दिया करती थी और घर पर ज़रूरी काम कराती थी। मेरा पति भी उनसे ही पैसे लेता था, जिस पर वे कभी एतराज़ नहीं करती थी। यहाँ तक कि सास के देने दिलाने का सारा पैसा भी वही देती थी। मुझे अपने पति पर उलझन होने लगी थी कि ऐसी भी क्या शादी हो गई है जो हाथ पैर जोड़कर ही घर पर बैठ गए। अब मुझे अपने पति से भी थोड़ी सी चिढ़ होने लगी थी। वह मुझसे कहते थे कि मेरी बहन कमा रही है तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, बस तुम तो मज़े करो, सोचो, ऐश करो, खाओ पियो। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि ऐसे भी कहीं होता है कि अच्छा तो भाई बैठकर अपनी बहन की कमाई खाएगा, लेकिन मैं चुप हो गई थी। उन्हीं दिनों आमना का रिश्ता पक्का हो गया और उसकी शादी हो गई। मैं शादी के काम में इस कदर मसरूफ़ थी कि घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सब पूछते कि तुम्हारा पति वापस कब जा रहा है, और मैं मुस्कुराकर 1-2 महीने का कह देती। आमना की शादी में सभी खानदान वालों ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी और मेरे पति के बारे में बहुत सारी बातें पूछी और कह रहे थे इसके पीछे तो भाई बहन के भी नसीब खुल गए, एक से बढ़कर एक रिश्ता है। बाकी बातें तो मुस्कुरा कर की थी, लेकिन मेरे अंदर जो था मुझे पता था कि भला ऐसे ख़ानदान में शादी करके ऐसा क्या करना है जिसका मर्द नहीं औरत कमाती हो। कभी कभी हैरत होती थी शादी कितना अरसा कैसे मुल्क से बाहर चले गए थे। उनके लिए अपने लिए 1 गिलास का पानी लेना बहुत भारी काम था। उनका कुछ करने का दिल ही नहीं करता था। इन्हीं सोचों में मेरी ननंद की शादी के दिन भी करीब आ गए और वह भी रुखसत कर कर जाने लगी। जिस दिन उसकी शादी थी, जब वह रुखसत होकर मेरे गले लग रही तो उसने मेरे कान में एक बात कही कि भाभी आप फिक्र मत करो, जो काम मैं करती थी अब आप वह कर लेना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि मेरी परेशानी ख़त्म हो चुकी थी। कमाने की फ़िक्र थी, अब जो भी था वह मुझे खुद ही घर बसाना था। मैं एक मर्तबा फिर अपने घर वालों को ताने की कतार में खड़ा नहीं करना चाहती थी। शादी से थोड़ी सी मुझे फुर्सत मिली तो मैं अपनी ननंद के बताए हुए पते पर पहुंच गई। वहाँ एक खंडर था। जब जाकर मैंने नौकरी के बारे में पूछा तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था, क्योंकि वह तो एक ऐसा कारोबार था जिसका हमारे धर्म में बिल्कुल मना है। उनके दफ्तर की एक पूरी चेन थी जिसमें बहुत से लोग, खासकर लड़कियां काम करती थी। मुझे जानकर हैरत का धक्का लगा क्योंकि मेरी ननंद कुछ और नहीं बल्कि भीख मांगती थी। हाँ, रोज़ बुर्का पहनकर वह भीख मांगने जाती थी। मैं जो इतने अरसे से जवान लड़कियों को भीख मांगते हुए देखती आ रही थी, पर अब सोचती थी कि बेचारी न जाने कैसे मजबूर होकर आई हैं, तो वह बिल्कुल गलत था, बल्कि उनका एक मुकम्मल कारोबार था। उस दफ्तर में बाकायदा लोगों का सिग्नल और जगह बनी हुई थी कि यहाँ इस इलाके में तुम्हें भीख मांगनी है, और इसमें दूसरे में घर वापस आए। और आते ही अपनी ननंद को फ़ोन किया। मेरी बात सुनकर वे चुप हो गई थी। फिर कहने लगी थी कि भाभी, जिन घरों के मर्द नहीं कमा सकते उन घरों की औरतों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। भाई कभी भी मुल्क से बाहर नहीं गए थे, बस रिश्ता लेने की खातिर ऐसा बोला था। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं भी मजबूर थी, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर क्या कर सकती थी। भाई भी मेरे काम की हकीकत जानते हैं। मैंने चुप कर फ़ोन रख दिया और सादिक से पूछा तो उनके जवाब ने तो मुझे वहीं पर खड़ा करने पर मजबूर कर दिया था। तो मांग लो ना भीख, यहाँ किसको पता चल रहा है, मेरी बहन तो मांगती थी ना। इस जवाब पर मैं घर वापस आ गई और माँ को सारी हकीकत बता दी। उन्होंने मुझे आराम से कह दिया कि ऐसी जगह पर वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा पति कमाता है तो ठीक है,
नहीं तो मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं है। उस वक्त मुझे अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा प्यार आया कि हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं तकरीबन 2 महीने घर पर रही। 2 महीने बाद घर सादिक आया और मुझसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मेरी सास ने माफ़ी मांगी, झूठ बोलकर मेरी शादी करा दी थी। वह वक्त थोड़ा मुश्किल था लेकिन कट गया था। मेरे भाई ने सादिक को अपने साथ काम में लगा लिया था और अब मैं अपने ससुराल वापस आ चुकी हूँ। चाहे देर से ही सही, मगर मेरे लाइन पर आ चुके थे और मर्दों की तरह कमाने लगे। चाहे वे कमाई थोड़ी है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बरकत है। धन्यवाद दोस्तों।